दोस्तों, क्या हुआ जब गांव के सरपंच ने विधवा को जमीन के कागजात के बहाने परेशान किया और बार बार उसके घर जाता रहा और उसको घर में बंद करके करता रहा गंदा काम। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़गांव की सुबहें हमेशा शांत और सरल होती थीं। खेतों में ओस से भीगी हुई फसलें, बैलगाड़ियों की चरमराहट और मंदिर की घंटियों की आवाज से माहौल जीवंत हो जाता था। मगर इस शांत गांव में एक ऐसी कहानी दबे पांव चल रही थी जिसका जिक्र कोई जुबान पर नहीं लाता। गांव का सरपंच रामेश्वर सिंह एक दबंग और चालाक इंसान था। सत्ता का नशा उसके सिर पर चढ़ा हुआ था। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि पंचायत से लेकर जमीन के कागज तक सब पर उसका दबदबा था। जिसके पक्ष में वह खड़ा हो जाता उसका काम हो जाता और जिसके खिलाफ हो जाता उसकी जिंदगी नरक बन जाती। गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसमें सुनीता रहती थी। सुनीता 30 साल की एक विधवा थी। उसके पति की मौत 5 साल पहले खेत में हुए एक हादसे में हो गई थी। वह अपने छोटे बेटे गौरव और बूढ़ी मां के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद उसे अपने हिस्से की जमीन पर खेती करने और बेटे को पालने में बहुत कठिनाइयां आ रही थीं। सुनीता की जमीन गांव के मुख्य चौराहे के पास थी और सरपंच की नजर लंबे समय से उस पर थी। वह चाहता था कि सुनीता अपनी जमीन बेच दे ताकि वह वहां एक मंडी और गोदाम बनवा सके। मगर सुनीता के लिए वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी बल्कि उसके पति की आखिरी निशानी थी। शुरुआत में सरपंच ने मीठे शब्दों से उसे मनाने की कोशिश की। अरे बहू जी, वह कहता, तुम अकेली औरत क्या कर लोगी इस जमीन का? बेच दो, तुम्हें अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन सुनीता ने हर बार इनकार किया। धीरे धीरे सरपंच का रवैया बदलने लगा। वह बार बार सुनीता के घर आने लगा, कभी कागजात दिखाने के बहाने, कभी जांच कराने के बहाने। उसकी नजरें साफ थीं, उसमें लालच से ज्यादा गंदी नीयत छिपी थी। एक शाम जब सुनीता चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर सरपंच खड़ा था। बहू जी, जरा कागज देख लो, तुम्हारे नाम पर जमीन दर्ज नहीं है। सुनीता चौंक गई। कैसे नहीं? मेरे पति के नाम पर तो था। हाँ, लेकिन अब ट्रांसफर के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। उस दिन के बाद सरपंच रोज रोज अलग बहाने से आने लगा। सुनीता की मां ने कई बार मना किया, बेटी, इस आदमी पर भरोसा मत करना, इसकी नजर साफ नहीं है। लेकिन सुनीता मजबूर थी। उसे अपने बेटे और खेतों का भविष्य संभालना था। धीरे धीरे बातें उस हद तक पहुंच गईं जहां सरपंच ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। एक रात वह कागज देने के बहाने अंदर घुस आया। मां बेटा बाहर चौपाल में गए हुए थे। सरपंच ने दरवाजा भीतर से बंद किया और सुनीता पर जबरदस्ती करने लगा। सुनीता ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ दबा दिए गए। वह छटपटाती रही, आंसू बहाती रही, पर उसकी आवाज किवाड़ों के भीतर ही घुट कर रह गई। सरपंच ने उसकी इज्जत लूटी और धमकी देकर चला गया। अगर किसी को बताया तो बेटा और मां दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा। उस रात सुनीता टूट गई थी। वह पूरी रात आंगन में बैठी रही, आसमान की ओर ताकती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि किससे शिकायत करे। गांव के लोग सरपंच से डरते थे, पुलिस भी उसी के इशारे पर चलती थी। सुनीता का दर्द वहीं दबकर रह गया, मगर सरपंच की हिम्मत और बढ़ गई। अब वह बार बार आने लगा, कभी रात को, कभी दिन में जब उसका बेटा स्कूल चला जाता। हर बार वही जबरदस्ती, वही धमकियां। सुनीता धीरे धीरे अंदर से मरने लगी थी। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। मां ने कई बार उससे पूछा, बेटी, सच सच बता, क्या हुआ है? लेकिन सुनीता हर बार टाल जाती। गांव के कुछ लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि सरपंच अक्सर उसके घर जाता है। कानाफूसी होने लगी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी खुलकर कुछ कहने की। इस बीच सरपंच को यकीन हो गया कि सुनीता अब कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खामोशी एक दिन उसकी बर्बादी बनेगी। उसके बेटे गौरव ने भी कई बार देखा था कि मां रात को रोती है। एक दिन उसने अपनी मां का चेहरा पकड़कर कहा, मां, तू क्यों रोती है? मुझे बता ना।
मैं बड़ा होकर तुझे बचाऊंगा। सुनीता ने उसे सीने से लगा लिया और मन ही मन ठान लिया कि वह और चुप नहीं रहेगी। लेकिन कैसे? यही सवाल उसे खा रहा था। गांव की शांति के पीछे एक तूफान उठ रहा था। एक ऐसा तूफान जो बहुत जल्द सरपंच की जिंदगी को हिलाकर रख देने वाला था। सुनीता की जिंदगी अब दो हिस्सों में बांट चुकी थी। एक हिस्सा वह था जहां वह अपने बेटे गौरव के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती, उसे स्कूल भेजती, उसके साथ होमवर्क करती और घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती। दूसरा हिस्सा वह था जहां रात के सन्नाटे में उसकी आंखें खुली रह जातीं और पिछले कुछ हफ्तों की घिनौनी घटनाएं उसकी आत्मा को कचोटती रहतीं। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंजता, आखिर मेरी गलती क्या है? सिर्फ इसलिए कि मैं अकेली औरत हूं? सरपंच रामेश्वर सिंह की दबंगई अब और खुलकर सामने आने लगी थी। वह गांव की चौपाल में अकड़कर घूमता, पंचायत में ऊंची आवाज में बोलता और सबके सामने कहता, गांव की औरतें अगर मुझसे मदद चाहती हैं तो उन्हें मेरा कहना मानना होगा। मैं ही इस गांव का मालिक हूं। गांव वाले उसकी बातें सुनकर चुप हो जाते। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ बोलने की। सुनीता का दर्द अब अंदर ही अंदर उसे तोड़ रहा था। उसकी मां ने एक रात उसे फिर से दबाव देकर पूछा, बेटी, तू मुझे कुछ छुपा रही है? तेरे चेहरे से साफ दिखता है। क्या सरपंच ने तेरे साथ कुछ गलत किया है? सुनीता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया। मां, अगर मैंने सब बता दिया तो गांव वाले हमें ही दोष देंगे। कहेंगे कि विधवा औरत ने ही सरपंच को फंसाया होगा। हमारी इज्जत का क्या होगा? उसकी मां चुप हो गई, लेकिन दिल में आग जल रही थी। वह जानती थी कि सरपंच ने उसकी बेटी को बर्बाद किया है, लेकिन उसके खिलाफ खड़ा होना मौत को दावत देने जैसा था। इस बीच सरपंच का आना जाना और बढ़ गया। वह अब दिन दहाड़े भी सुनीता के घर आ जाता, कागज दिखाने या खेत की माप तौल का बहाना बनाकर। गांव वाले अब खुलेआम बातें करने लगे। लगता है सुनीता और सरपंच के बीच कुछ चल रहा है। अरे भाई, अकेली औरत है, कौन जाने सच क्या हो। ये बातें सुनीता के कानों तक भी पहुंचतीं। हर शब्द उसके दिल पर तीर की तरह लगता। वह चाहकर भी अपना सच किसी को बता नहीं पा रही थी। एक दिन जब उसका बेटा गौरव स्कूल से लौटा तो उसने मासूमियत से कहा, मां, आज मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सरपंच अंकल रोज हमारे घर क्यों आते हैं। मैंने कहा, कागज का काम है। लेकिन मां, वो सच है ना? सुनीता का कलेजा चीर गया। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और सोचा, अब चुप रहने से बात और बिगड़ेगी। लेकिन वह करे भी तो क्या? पुलिस तक जाना आसान नहीं था। गांव के थानेदार और सरपंच की गहरी दोस्ती थी। सुनीता को याद आया, एक बार जब गांव के एक मजदूर ने सरपंच पर गलत तरीके से पैसे लेने का आरोप लगाया था, तो अगले ही दिन वह मजदूर गांव छोड़कर भाग गया। किसी को कभी उसकी फिर खबर नहीं मिली। अब डर और चुप्पी दोनों ने सुनीता को कैद कर लिया था। इसी दौरान गांव में एक नई घटना घटी। जिले से एक युवा महिला अफसर आरती मिश्रा की नियुक्ति हुई। वह गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनती और कागज पर नोट करती। उसकी सख्त लेकिन न्यायप्रिय छवि धीरे धीरे फैलने लगी। सुनीता की मां ने कहा, बेटी, अगर तुझे किसी से बात करनी है तो उसी अफसर से कर। वह औरत है, शायद तेरा दर्द समझे। सुनीता का दिल तो मानना चाहता था, लेकिन दिमाग डरता था। अगर सरपंच को पता चला तो। उसी रात सरपंच फिर आया। वह नशे में धुत था। उसने दरवाजा बंद किया और सुनीता पर हमला करने की कोशिश की। इस बार सुनीता ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया और चिल्ला उठी, बस करो रामेश्वर, अब और नहीं। लेकिन सरपंच हंसने लगा। तेरी ये आवाज बाहर कौन सुनेगा बहू जी? पूरा गांव मेरे इशारे पर चलता है। तू चाहे जितना चिल्ला ले, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। उसकी आंखों की लालच और चेहरे की क्रूरता देखकर सुनीता का मन कांप उठा। लेकिन उस रात उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, अब वह और चुप नहीं बैठेगी। अगले दिन जब उसका बेटा स्कूल चला गया और मां खेत में चली गईं, सुनीता अकेली बैठी सोच रही थी। तभी चौपाल पर यह खबर फैली कि महिला अफसर आरती मिश्रा गांव में आ रही हैं। सुनीता के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। वह भी भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। अफसर गांव वालों से पूछ रही थीं,
क्या आपको राशन, जमीन या सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या है? खुलकर बताइए। गांव वाले हिचकिचा रहे थे। तभी सरपंच आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, मैडम, सब ठीक है, हम सब भाईचारे से रहते हैं। आरती मिश्रा ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। सुनीता के होंठ कांप रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अफसर से सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन भीड़ और सरपंच की आंखें उसे रोक रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई, पर जैसे ही वह आगे बढ़ी, सरपंच ने उसे ऐसी निगाहों से देखा मानो कह रहा हो, बोलने की कोशिश की तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सुनीता फिर चुप रह गई। रात को वह लंबे समय तक सो नहीं पाई। उसकी मां ने उसे सहलाते हुए कहा, बेटी, डर मत। अगर तू सच बोलेगी तो भगवान तेरे साथ होगा। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां का हाथ पकड़ लिया और बोली, हां मां, अब और सहा नहीं जाएगा। कल से मैं अपनी लड़ाई शुरू करूंगी, चाहे जो हो। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। सरपंच गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, लेकिन सुनीता के अंदर अब डर से ज्यादा गुस्सा भर गया था। उसके मन में पहली बार यह ख्याल आया, अगर मैं चुप रही तो मेरा बेटा भी एक दिन यही सब झेलेगा। उसे सिखाना होगा कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना जरूरी है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। गांव की वही रात, वही सन्नाटा, लेकिन सुनीता के भीतर एक तूफान उठ चुका था। यह तूफान अब सरपंच की सत्ता को हिलाकर रख देगा। सुनीता की जिंदगी अब डर और गुस्से के बीच झूल रही थी। वह जान चुकी थी कि अगर अब भी चुप रही तो सरपंच की हवस कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन बोलना भी उतना ही खतरनाक था। पूरे गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी और बेटा गौरव भी ताने सुनने को मजबूर हो जाता। सुनीता ने कई रातें करवटें बदलते हुए गुजारी। उसकी मां अक्सर उसके पास बैठकर कहती, बेटी, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह होती है। भगवान ने हमें जुबान दी है ताकि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। यह शब्द सुनीता के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने तय कर लिया कि अब समय आ गया है। अगले ही हफ्ते पंचायत की बैठक बुलाई गई। सरपंच रामेश्वर सिंह चौपाल पर बड़ी कुर्सी पर बैठा था और उसके चारों ओर उसके चमचे खड़े थे। गांव के लोग जमीन के झगड़ों और पानी की दिक्कतों पर बात करने आए थे। रामेश्वर ने सभा में ऊंची आवाज में कहा, हमारे गांव की औरतों की इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। जो कोई इनके साथ गलत करेगा, मैं उसका खून पी जाऊंगा। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन सुनीता का खून खौल उठा। वही आदमी जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी, खुलेआम नेक बनने का ढोंग कर रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई, तेरी असलियत सबके सामने लाऊंगी। रामेश्वर, अब यह दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगले दिन आरती मिश्रा गांव में फिर आईं। इस बार वह अकेली थीं, सिर्फ एक क्लर्क के साथ। वह चौपाल के पीछे बने एक छोटे दफ्तर में बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रही थीं। सुनीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। मां ने उसे हिम्मत दी, जा बेटी, आज मौका है। तू अगर नहीं बोलेगी तो यह जुल्म कभी नहीं रुकेगा। सुनीता कांपते हाथों से वहां पहुंची। दरवाजे के बाहर भीड़ थी। जब उसकी बारी आई तो उसने धीरे धीरे अफसर के सामने जाकर सिर झुका लिया। आरती मिश्रा ने कोमल स्वर में पूछा, हां बहन, क्या समस्या है तुम्हें? सुनीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, सरपंच। वह चुप हो गई, शब्द गले में अटक गए। आरती ने उसकी हालत समझते हुए क्लर्क को बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर बोली, डरो मत, सच सच बताओ, यहां सिर्फ मैं हूं और तुम हो। सुनीता ने कांपते स्वर में सब कुछ बता दिया। कैसे सरपंच ने कागज का बहाना बनाकर घर आना शुरू किया, कैसे उसने उसकी इज्जत लूटी और कैसे अब बार बार धमकाता है। आरती मिश्रा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। बिना सबूत के कानून भी लाचार हो जाता है। क्या तुम तैयार हो सरपंच को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए? सुनीता का दिल दहल गया। सरपंच का नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर उसने गौरव का चेहरा याद किया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हां मैडम, अब और नहीं सहूंगी, मैं तैयार हूं। आरती मिश्रा ने योजना बनाई। उन्होंने सुनीता से कहा कि वह सरपंच को अगले हफ्ते खेत देखने के बहाने बुलाए।
उसी समय वे छुपकर पुलिस के साथ मौजूद रहेंगी। सुनीता ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसका दिल अब भी डर से कांप रहा था। रात को उसने अपनी मां को सब बताया। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुझे भगवान ने ही चुना है इस दरिंदे की असलियत उजागर करने के लिए। तू हिम्मत रख। गौरव भी सुन रहा था। उसने मासूमियत से कहा, मां, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं बड़ा हो गया हूं, मैं डरता नहीं। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले से लगा लिया। अब उसे लगने लगा कि वह अकेली नहीं है। इस बीच सरपंच को भनक भी नहीं थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वह अपनी जीत को पक्का मान चुका था। चौपाल में बैठकर हंसते हुए कहता, अरे, वो सुनीता तो मेरी मुट्ठी में है। अब तो लगता है कि जल्दी ही उसकी जमीन भी मेरे नाम हो जाएगी। उसके चमचे उसकी बातों पर ठहाके लगाते। सरपंच जी, आप तो वाकई बादशाह हो। गांव की कोई औरत आपकी बराबरी नहीं कर सकती। रामेश्वर और भी अकड़ जाता। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखता। निर्धारित दिन आ गया। सुबह से ही सुनीता का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सरपंच को खेत देखने का बहाना दिया। भैया, जरा आइए तो, मुझे कागज समझ नहीं आ रहा। खेत में जाकर दिखाइए। रामेश्वर मन ही मन मुस्कुराया। वाह री बहू जी, आज तो खुद बुला रही हो। चलो, काम आसान हो गया। वह उसके साथ खेत की ओर बढ़ गया। उधर दूसरी ओर आरती मिश्रा और दो पुलिस वाले खेत के पास बने पुराने कुएं के पीछे छुपे हुए थे। उनके पास कैमरा और रिकॉर्डर भी था। सुनीता खेत के बीच पहुंची। उसने घबराते हुए चारों ओर देखा। सरपंच पास आ गया और उसके कान में फुसफुसाया, बहू जी, अब तो मान ही लो। तेरा मर्द तो कब का मर चुका। तू अकेली कब तक रोती रहेगी? मेरे साथ चल, सारी दिक्कतों दूर हो जाएंगी। सुनीता ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, आज तो मैं तुझे अपना बना ही लूंगा। तभी आरती मिश्रा ने इशारा किया। पुलिस वाले आगे बढ़े और सरपंच को धक्का देकर गिरा दिया। रामेश्वर हैरान रह गया। ये क्या? पुलिस यहां कैसे? आरती मिश्रा सामने आई और ठंडी आवाज में बोली, तेरा खेल खत्म सरपंच। अब तेरी असलियत सबके सामने आएगी। पुलिस वालों ने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। सरपंच की गंदी बातें, उसकी हरकतें और सुनीता की बेबसी। रामेश्वर ने बचने की कोशिश की, लेकिन हथकड़ी उसके हाथों में लग चुकी थी। खबर आग की तरह फैल गई। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि वही सरपंच जो औरतों की इज्जत की बड़ी बड़ी बातें करता था, असल में इतना बड़ा दरिंदा निकला। औरतें आपस में कहने लगीं, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा पापी होगा। सुनीता ने बहुत हिम्मत दिखाई। अगर वह चुप रहती तो हम सबकी बेटियां खतरे में थीं। गांव के बुजुर्ग भी हैरान थे। किसी ने कहा, अब समय आ गया है कि नए सरपंच का चुनाव हो। इस आदमी ने तो गांव की नाक कटवा दी। सुनीता पहली बार राहत की सांस ले रही थी। उसे लगा मानो उसकी आत्मा का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रामेश्वर सिंह के चमचे और समर्थक अब भी गांव में मौजूद थे, और वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। रामेश्वर सिंह की गिरफ्तारी गांव में भूचाल की तरह थी। जिस आदमी की दबंगई से लोग थर थर कांपते थे, वह सबके सामने पुलिस की जीप में हथकड़ी पहनकर बैठा था। चौपाल पर खड़े बच्चों ने उसकी ओर उंगलियां उठाईं और औरतों ने मन ही मन राहत की सांस ली। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। सरपंच के चहेते और चमचे अब भड़क चुके थे। उनमें से धनराज नाम का एक आदमी, जो उसका सबसे बड़ा वफादार था, भीड़ में गुर्राता हुआ बोला, यह सब साजिश है। हमारी आंखों के सामने सरपंच जी की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है। औरत की बात पर भरोसा करके इतने बड़े आदमी को बदनाम कर दिया गया। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। लोग चुप हो गए। कोई खुलकर उसके खिलाफ नहीं बोला। गांव की हवा अब गर्म हो चुकी थी। रामेश्वर को थाने ले जाया गया। वहीं से उसने अपने समर्थकों को खबर भिजवाई, सुनीता को चैन से जीने मत देना। अगर मैं जेल में हूं तो बाहर तुम लोग उसका जीना हराम कर दो। यह संदेश गांव पहुंचते ही माहौल और खतरनाक हो गया। सुनीता जब भी कुएं पर पानी भरने जाती, औरतें कानाफूसी करतीं। देखो, वही है जिसने सरपंच को फंसाया। अरे, विधवा औरत का भरोसा ही क्या।
सुनीता सुनती तो दिल टूट जाता। जिनके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था वही उसकी निंदा कर रहे थे। मगर उसकी मां ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटी हिम्मत रख, लोग हमेशा सच बोलने वाले को ताने देते हैं। तूने जो किया है वही सही है। गौरव भी अपनी मां की ढाल बना रहा। वह स्कूल से लौटकर हर वक्त उसके पास बैठता और कहता, मां तू चिंता मत कर, मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा और ऐसे लोगों को जेल में डालूंगा। रामेश्वर के समर्थकों ने पंचायत पर दबाव डालना शुरू किया। एक शाम चौपाल में बैठक बुलाई गई। धनराज ने ऊंची आवाज में कहा, गांव की इज्जत दांव पर लगी है। अगर सुनीता ने अफसर को झूठी शिकायत न की होती तो आज हमारा सरपंच जेल में ना होता। हमें फैसला लेना होगा, या तो सुनीता माफी मांगे या फिर गांव छोड़कर चली जाए। कुछ लोगों ने हामी भरी, लेकिन कुछ चुप रहे। बुजुर्ग राम खिलावन चाचा धीरे से बोले, धनराज, सबूत भी तो देखे हैं ना हमने। पुलिस ने खुद कैमरे में सरपंच की हरकतें पकड़ी हैं। अब भी तू उसे निर्दोष कह रहा है? धनराज भड़क उठा। अरे बूढ़े, सबूत भी गढ़े जा सकते हैं। औरत की चालाकी से कोई मर्द बच नहीं सकता। यह सुनकर सुनीता का खून खौल गया। वह पहली बार पंचायत के बीच खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी या बहन होती तब भी क्या तुम यही कहते? मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर सच सामने लाया है। अगर तुम लोग मेरी जगह होते तो समझते यह दर्द क्या होता है। गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन धनराज ने आंखें तरेर कर कहा, तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है। याद रख सरपंच चाहे जेल में है, लेकिन हम सब यहीं हैं। सुनीता ने सीना तानकर जवाब दिया। डरती नहीं, अब और चुप नहीं बैठूंगी, चाहे जो हो। आरती मिश्रा को जब यह खबर लगी कि सुनीता पर दबाव बनाया जा रहा है तो वह तुरंत गांव आईं। उन्होंने पंचायत में खड़े होकर कहा, अगर किसी ने भी सुनीता या उसके परिवार को तंग किया तो सीधे जेल भेज दूंगी। कानून सबके लिए बराबर है। सरपंच की असलियत कैमरे में कैद है और अदालत में उसे सजा मिलेगी। गांव के लोग चुप रहे, लेकिन सरपंच के समर्थकों की आंखों में आग जल रही थी। आरती ने सुनीता को अलग ले जाकर कहा, तुम्हें और सावधान रहना होगा। बदले की आग खतरनाक होती है, लेकिन याद रखो, कानून और मैं तुम्हारे साथ हूं। सुनीता की आंखों में कृतज्ञता छलक आई। मैडम, आपने मुझे जीने की हिम्मत दी है, वरना मैं तो कब की हार मान चुकी थी। कुछ दिन शांति रही, मगर फिर एक रात अचानक सुनीता के घर पत्थर फेंके गए। दरवाजे पर गालियां लिख दी गईं। झूठी औरत, गांव छोड़ दे। गौरव डरकर मां से लिपट गया। सुनीता की मां कांपते हुए बोली, बेटी, ये लोग कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं, हमें और सतर्क रहना होगा। सुनीता ने चिराग बुझाया और आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखा। मन में आया, क्या सच बोलने की इतनी बड़ी सजा होती है? लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मां और बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में आग जल उठी। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर इन दरिंदों से डरी तो और औरतें भी कभी आवाज नहीं उठा पाएंगी। एक हफ्ते बाद मामला अदालत पहुंचा। सुनीता ने हिम्मत से गवाही दी। कैमरे का वीडियो सबूत बन चुका था। जज ने साफ कहा, सरपंच रामेश्वर सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप साबित हो चुके हैं। अगली सुनवाई तक उसे जेल में रखा जाएगा। अदालत से लौटते वक्त सुनीता ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। गांव लौटने पर कुछ औरतों ने उसके पास आकर धीरे से कहा, बहन, तूने जो किया है उसके लिए हम तेरे साथ हैं, तू अकेली नहीं है। यह सुनकर सुनीता का दिल भर आया। उसे लगा कि उसकी लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की औरतों की इज्जत की लड़ाई बन गई है। रामेश्वर जेल में था, लेकिन उसके समर्थक अभी भी गांव में थे। वे खुलेआम कहते, देख लेना, सरपंच जी छूट कर आएंगे और फिर सबको दिखाएंगे कि असली ताकत किसकी है। सुनीता जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है। जेल से बाहर आने के बाद रामेश्वर और भी खतरनाक हो जाएगा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था, इस बार मैं अकेली नहीं रहूंगी। मेरे साथ मां, बेटा और अब गांव की औरतें भी हैं। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। आने वाला समय कठिन था, लेकिन वह अब किसी भी आंधी से टकराने के लिए तैयार थी। सुनीता के भीतर अब एक अलग ही साहस जन्म ले चुका था। सरपंच की काली करतूतों का बोझ वह अब और नहीं सह सकती थी।
उसने अपने आंसुओं को हथियार बनाया और फैसला किया कि अब वह न्याय की लड़ाई लड़ेगी, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। उस रात जब गांव में शांति छाई हुई थी, सुनीता अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी। आसमान में चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन दिमाग में एक ही बात थी, अब डरना नहीं है। कुछ महीनों तक केस अदालत में चला। रामेश्वर ने वकील खड़ा किया, पैसे खर्च किए, लेकिन सबूतों और गवाहों के आगे उसका कोई दांव नहीं चला। सुनीता की गवाही, गांव वालों के बयान और उसके पास मौजूद सबूत इतने मजबूत थे कि अदालत ने रामेश्वर को दोषी करार दिया। सजा सुनाई गई, 20 साल की कैद। अदालत के फैसले के बाद गांव में जैसे नया जीवन लौट आया। अब लोग खुलकर सांस ले पा रहे थे। पंचायत में नया सरपंच चुना गया और पहली बार किसी महिला को यह जिम्मेदारी मिली। यह वही बदलाव था जिसकी नींव सुनीता ने अपने साहस से रखी थी। सुनीता अब सिर्फ एक विधवा औरत नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसकी ओर सम्मान से देखते थे। गांव की लड़कियां और औरतें उसके पास आकर कहती, ताई, तूने हमें हिम्मत दी है, अब हम कभी किसी का अन्याय नहीं सहेंगे। सुनीता का मन अब शांति से भर गया था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने अपने जीवन का सबसे कठिन संघर्ष जीता था। एक शाम जब वह अपने आंगन में बैठी थी, हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मेरे जीवन का बोझ हल्का हो गया। मैंने सच और न्याय की राह चुनी और यही मेरी असली जीत है। गांव में अब सरपंच का आतंक नहीं था। लोग खुलकर हंसते बोलते थे। औरतें निडर होकर खेतों और चौपालों में जातीं। हर कोई सुनीता को दुआ देता था। कहानी वहीं पूरी हुई जहां अन्याय का अंत और न्याय की जीत हुई। यह कहानी सिर्फ सुनीता की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जिसने चुप्पी तोड़ी और अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई। अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब सच का उजाला फैलता है तो झूठ और अत्याचार का अंधेरा मिट ही जाता है।